नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग की। भारत में बैंकिंग सुविधा को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों राष्ट्र को समर्पित की। इस साल बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलने की घोषणा की थी। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। इससे क्या लाभ होगा डिजिटल बैंकिंग से? देश की अर्थव्यवस्था को, देश के आम उपभोक्ता को, ग्राहक को, उसे क्या लाभ होगा? इन सभी पहलुओं को आज इस कार्यक्रम में समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव अशोक झा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ अजय डाटा जी से। अजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे दीपशिखा सिकरवार जी से। दीपशिखा जी, आपका भी स्वागत है। दीपशिखा जी सीनियर एडिटर हैं दी इकोनॉमिक टाइम्स की। शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करूंगा। डिजिटल बैंकिंग, आमतौर पे लोग अब इस नाम से परिचय हैं, लेकिन जिस तरह से देश में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या लाभ होगा देश की अर्थव्यवस्था को, देश के आम आदमी को? ये जो भी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और इनॉग्रेट किया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का जी, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच में ये मेंशन किया गया था जी, कि 75 डिस्ट्रिक्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित होंगी इस साल। और इसके लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट दी अप्रैल में, और उन्होंने उस रिपोर्ट के हिसाब को रखते हुए, नज़र रखते हुए ये आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए। जी, ये गाइडलाइंस अप्रैल इसी साल में इशू हुआ था। उस गाइडलाइंस के हिसाब से ये जो 75 जो बैंक डिजिटल बैंक यूनिट्स हैं, उस बैकग्राउंड को लेके, उस गाइडलाइंस को लेके उसको स्थापित किया गया। ना जैसे आपने बताया जी, कि इसका मेन रीज़न ये है कि सरकार की इच्छा ये है कि बैंक का व्यवस्था हर एक कोने कोने में भी पहुंच जाना चाहिए। जी, तो अब इसका जो अभी तक जो डिजिटल बैंकिंग चल रहा था, वो एसेंशियली आइदर थ्रू इंटरनेट था या नहीं तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा था। तो इससे, लेकिन जिनके पास ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन है, जी, तो उनको ये सुविधा नहीं मिल रही थी। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट से ये सुविधा उनको भी प्राप्त होगा। तो इसका बैकग्राउंड तो ये है। जी, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो छोटे लोग हैं, जिनके पास, जैसे मैंने बताया, जिनके पास ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना उनके पास स्मार्टफोन है, वो भी डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। जी। बिल्कुल। अजय जी, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूं इसकी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग का जिस तरह से चलन अब देश में बढ़ रहा है और 75 जिले, 75 डिजिटल बैंक, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इससे क्या असर होने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, बैंकिंग सेक्टर पर? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अपन बैंकिंग से भी थोड़ा हटके देखना चाहिए जी, कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। हर आदमी को, जो हमारे यहाँ 130-40 करोड़ लोग हैं, वो वो सुविधाएं ले पाए जो सुविधाएं एक टॉप कॉरपोरेट या लिस्टेड एंटिटीज ले पाती हैं। इसका फोकस उन कंपनीज के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जो ऑलरेडी एमएसएमई एंड अबोव हैं। दे ऑलरेडी हैव एंजॉय बैंकिंग सेक्टर। जी, आप देखिए, इस 75 डीबीयूज के लिए ऑलरेडी 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, ऑलरेडी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एक बैंक और 3 बैंकों ने मिलकर के 4 शाखाएं ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं।
ये अपने आप में ये कह रहा है कि जो बैंक, बड़े बैंक लोगों को सुविधाएं देते हैं, जो बड़े एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट घराने हैं उनको सुविधाएं देते हैं, उनको तो आप सुविधा दे ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी इग्नोर ना करें जिनको भी उस तरीके की सुविधाएं चाहिए, और कम से कम तरीके से, कम से कम प्रोसेस से मिल जाएं। ये भी विजन इसमें रखा है साथ में कि कोई जना अगर लोन लेना चाहे, एक एसएमई, तो वो पूरी एप्लीकेशन ऑनलाइन भर दे और पूरा का पूरा उसका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए और पैसा उसके खाते में आ जाए। इमेजिन दैट एक ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट टू मीट एनीबडी and can receive funds in his bank account by online process। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ये काम करेंगी। और तीसरी बात, एक माहौल बनता है। जब एक बैंक बड़ा होता है जहां पर बहुत सारी कारें खड़ी होती हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं और बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती है जी, तो एक जो छोटा व्यापारी होता है साइकोलॉजिकली जाने से झिझकता है कि मैं इसमें घुसूं या ना घुसूं। अगर आप देखेंगे 5 स्टार होटल की तरह से कंपैरिजन करें तो उसमें कौन आदमी घुसने की हिम्मत करता है, जाने की चाह रखता है? साइकोलॉजिकली सोचता है कि बड़ा महंगा होगा, मेरे को कौन डील करेगा, कैसे एंटर करूंगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस मिथ को तोड़ेंगी जी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस मिथ को तोड़ेंगी, एक आम आदमी के लिए एक वेलकमिंग स्टेट देंगी कि मेरे लिए ये बैंक है, मेरे लिए ये व्यवस्था है, मैं यहां पर जाऊंगा तो मेरे को वो सुविधा मिलेगी। और ऑब्वियसली हम समझ ही रहे हैं इस बात को कि उस जगह पर कोई भी बड़ा व्यापारिक घराना का आदमी नहीं होगा, कोई बड़ी बड़ी कारें वहां पर खड़ी हुई नहीं होंगी, वहां पर ऐसा माहौल नहीं होगा कि वहां पर कोई बहुत बड़ा व्यापारी वहां पर आकर के काम कर सकता है या लोन ले सकता है। वो उसको नजर आएगा कि ये मेरे लिए है, तो थोड़ा पर्सनलाइजेशन यहाँ पर मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन टू डिजिटल इंडिया जी, उन सबको अगर हम साथ में रख के आगे चलें, जो बैंकिंग चल रहे हैं, कि हर आदमी को हम एक ऐसी धारा में लेके आ रहे हैं कि वो अपना का पूरा लाइफ डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सके। आगे धीरे धीरे कार्ड्स आ जाएंगे, डेबिट कार्ड्स आ जाएंगे, सब चीजें उसके अंदर वो डील कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग एवरीबडी ऑनलाइन। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, डिजिटल इंडिया के माध्यम से 75 DBOs के माध्यम से वी आर टेकिंग वन स्टेप अहेड जी। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जो आपने बात की दीप शिखा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को। सरकार का एक लक्ष्य रखा है कि बैंक गरीब के घर तक पहुंचे और हर गरीब बैंक तक पहुंचे। एक संबंध बैंक और गरीब के बीच ऐसा बने कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ गरीब तक पहुंचे, गरीब को मिले, बीच में से भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रहे। आप कैसे देखती हैं डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अब तक का जो सफर रहा है, उसे आप कैसे देखती हैं और आगे के सफर को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि 75 जिले, 75 डिजिटल बैंकिंग एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है बैंकिंग सुधार की दृष्टि से। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी। हम इसको जो ये डिजिटल बैंकिंग लाइए, दो नजरिए से देखना पड़ेगा जी। एक बैंकों के नजरिए से आप देखें और एक आम आदमी के नजरिए से। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बैंकिंग का क्षेत्र है उसमें बहुत तेजी से बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी के जरिए। अब आप फोन पर बैठे हुए अपना बैंक का सारा काम कर सकते हैं, तो ये बैंकों के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे देश में एक समय ऐसा था कि लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं था और बहुत कम पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट था। जनधन के द्वारा एक तरह से मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लाया गया ताकि, और जनधन के खाते खोले गए, तो बैंकिंग को उस लास्ट माइल तक ले जाया गया कि आपके पास हम बैंक तो ले जा रहे हैं और बैंक का खाता हम आपके घर आकर के खोल रहे हैं। तो हमने देखा कि 47 करोड़ के ऊपर जो है अब जनधन खाते हैं, तो इतने हाउस होल्ड्स को जोड़ा गया है, बैंकिंग के पास लाया गया है। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग है, बैंकों के हिसाब से कि हर जगह वो ब्रांच नहीं खोल पाएंगे और ब्रांच पर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। तो ये डिजिटल बैंकिंग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है और आगे जो भविष्य है बैंकिंग का वो डिजिटल बैंकिंग ही रहेगा। तो ये एक तरह से एक ब्रिज है जो फ्यूचर बैंक्स होंगे उनके बीच और आज के फिजिकल बैंक्स के बीच। ये डीबीयूज उस तरह से
कार्य करेंगे जी। और लोगों को जो प्रेपरेशन करना है, तैयारी करनी है उस आगे फ्यूचर बैंकिंग के लिए, जो तो ये डिजिटल बैंकिंग जो है उसके लिए तैयारी कराएंगे कि फिजिकल ब्रांच में तो आप जब जाते हैं तो आपको हर चीज जो है वो कागज के द्वारा होती है, आपको लोन एप्लीकेशन भी कागज के जरिए भरना है, पासबुक भी आपको अपडेट करानी है, वो भी आप उसको कागज के द्वारा करेंगे। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है ये सब चीजें जो है इनमें एक बदलाव लेकर के आएंगी कि अगर आपका लोन एप्लीकेशन भी है वो भी इंटरनेट पर कंप्यूटर के द्वारा हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी डिजिटल हो जाएगी, जिससे आपको कम समय लगेगा कि आपको लोन मिल पाए। जी। तो आम आदमी के लिए जो एक अभी हर बड़े-बड़े शहरों में, छोटे भी शहरों में लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, लेकिन हर कोई वो स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल बैंकिंग के लिए नहीं कर रहा है। जी, जी। और आगे चूंकि इस बदलाव के लिए सबको तैयार रहना है, जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के टाइम में किस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ा है पेमेंट्स का, तो हमें फ्यूचर के लिए, जो भविष्य के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए ये डीबीयूज जो कल प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं, ये उसकी तैयारी करवाएंगे। जी। तो जो आम आदमी है, एक छोटा व्यापारी है, जिसको अभी आइडिया नहीं है, जिसको अभी इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, वो इसके द्वारा जो है ये सब जानकारी और ये सब सुविधा जो है उसको उसका बेनिफिट ले सकता है। जी, बिल्कुल। और डीबीयूज के जरिए जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सरकार की भी योजनाएं हैं जो हर किसी के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, तो डीबीयूज के जरिए बहुत आसानी से उनको पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से जनधन है, जनधन के जरिए बैंक अकाउंट तो आपका खुल गया, आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड भी आ गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं, या आपको कर्ज लेना है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस लेना है, वो सब इसके जरिए आसानी से मैं इसी चीज को समझना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी जो है डिजिटल बैंकिंग का नाम तो सुन रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग इससे कितना अपना संवाद कर पा रहा है, किस तरह जुड़ पा रहा है बैंकों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। वैसे मैं आपको बताऊं, डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। ये दिखाता है बदलाव, कैसे बैंकिंग सेक्टर बदल रहा है। अशोक जी, जो आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग जो व्यवस्था है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ताकि सरकार जो भी पैसा दिल्ली से भेजती है वो आम आदमी तक पहुंचे, उसके खाते में सीधे पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल एक भ्रष्टाचार का आता है। लोन लेने की बात हो या बैंकिंग सेक्टर से किसी और प्रकार के लेन देन की बात हो, तमाम तरह के सवाल उठते हैं सेवाओं को लेकर। आप कैसे देखते हैं, क्या जिस तरह की शिकायतें बैंकों में आती थी, बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर आती थी, उस पर अंकुश लगेगा? इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी इस व्यवस्था से? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी को इसमें बहुत राहत मिलेगी। अब जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 1 रुपया जब हम भेजते हैं तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे जो बेनिफिशियरी है उनको 15 पैसे सिर्फ मिलते हैं, यानी कि 85% वो इवेपोरेट हो जाता था इन द पाइपलाइन। तो अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डीबीटी से डायरेक्टली वो खाते में चला जाता है जो बेनिफिशियरी हैं। तो डिजिटल बैंकिंग के द्वारा मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, जिससे कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं, ऑर्डिनरी कस्टमर्स हैं बैंक के, या ऑर्डिनरी लोग हैं देश में, उनको ये विदाउट कोई प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी हैसल्स, वो अपना काम कर सकते हैं, अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उनको क्रेडिट मिल सकता है, वो जो भी सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट हो या और भी, उसका भी खाता खोल सकते हैं। और इंश्योरेंस का भी उसमें ये है कि इंश्योरेंस भी उसी के थ्रू करा सकते हैं। तो डीबीओ इसलिए सेटअप किया गया क्योंकि ये डिजिटल बैंकिंग जो था, ये सबको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट चाहिए या नहीं तो स्मार्टफोन चाहिए। और हालांकि स्मार्टफोन अब बहुत लोगों के पास है, लेकिन अभी भी पूरा
उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, सबके पास नहीं है। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, DBUs हैं, इसमें ये सुविधा है कि आप वहाँ जाके जो भी किसी को अगर कुछ काम करना है बैंकिंग का, वहाँ जाके वहाँ से ये सीमलेसली विदाउट पेपर पूरा अपना बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स वो मीट कर लेंगे। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ये अभी तो 75 ये यूनिट्स ही एस्टैब्लिश हुए हैं, धीरे धीरे ये बढ़ के हर एक जिला में भी अगर हो जाएगा 2-3 साल में, तो इसमें लोगों को बहुत फायदा होगा। जी अजय जी, अगर इस बात को जानना मैं चाहूँ आपसे कि जो डिजिटल बैंकिंग है, इससे जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो एक अच्छा नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर सवाल ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर उठता है और सरकार का जो फोकस है गांव गरीब किसान रहा है। आप कैसे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इससे क्या बदलाव आप देखते हैं? किस तरह की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा? आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। देखिए, करीब करीब हर 5 किलोमीटर पर एक बैंकिंग व्यवस्था है देश के अंदर, फ्रॉम द नियरेस्ट टू द विलेज। इसका मतलब क्या है कि फिर भी 5 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा है, किसी को लग सकता है, और उसके लिए उसको वॉक करना पड़ सकता है, साधन नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो। उसको भी ब्रेक करने की कोशिश है कि हम और आगे कैसे बढ़ें और एक आम आदमी तक नजदीक से नजदीक कैसे पहुंचे। आपने एक नंबर अभी बताया था, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच वर डन इन द लास्ट 25 लाख करोड़ रुपए, जिसको हम भूल जाते हैं। यूपीआई में करीब सितंबर में 700 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई और करीब 11 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। इट कम्स अक्रॉस एवरीबडी, और इसके अंदर कंपनीज लाइक रिलायंस और एंड भारत पेट्रोलियम और बड़ी कॉर्पोरेशंस जो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कम है। छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस इसमें बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर रूरल आल्सो टेक्स द केक आउट ऑफ इट, हाउ द बेनिफिट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। चाहे वो बिल जमा कराने से लेके, चाहे गोलगप्पे खरीदने से लेकर के, चाहे मेडिकल सर्विसेज लेने से लेके, हर जगह यूपीआई हैज मेड एन इम्पैक्ट इनटू पर्सन्स लाइफ। सो मेरा जो इम्पैक्ट लगता है आज की तारीख में, जो रियल भारत की तरफ इम्पैक्ट है, वो इस डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, नॉट ओनली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के थ्रू, नॉट ओनली सर्विसेज मिलेंगी। और हमें पता है सर्विसेज के अंदर हमारी कई तरह की सर्विसेज हैं, चाहे पासबुक हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन सुविधा हो, सब उसको मिलने वाली हैं। साथ में एक सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी अगर कुछ जानना चाहे, कुछ समझना चाहे, तो उसको, उस आदमी को सबसे नजदीक एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, उसके मुताबिक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, जो उसके लिए बहुत लाभदायक होगा और उसको समझ में आएगा कि मुझे इस दिशा में आना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। हमारा जो ट्रिनिटी है ना, जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, रिवोल्यूशनाइज क्रिएट करता है देश के अंदर। और हम इसकी जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ महसूस कर पाएंगे आने वाले समय में, लेकिन हम इसको हम आज बहुत छोटा समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बहुत पावरफुल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, देन आई विल एंड माय पॉइंट। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोरोना में कैसे हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक गांव वाले को भी इंपैक्ट किया। ही कुड बुक हिज वैक्सीन फ्रॉम हिज मोबाइल फोन जस्ट बिकॉज ऑफ आधार कार्ड। वो अपने नजदीक जा सकता था और अपना वैक्सीन लगवा सकता था। इससे क्या इंडिकेट करता है कि, और यही चीज आप एक जिसको डेवलप्ड नेशन बोलते हैं अमेरिका में, उसको कंपैरिजन करिए, आज भी वो कागज की पर्ची देते हैं, और अगर वो कागज की पर्ची आपकी खो जाए तो आपको दोबारा उस काउंटर पे जाके पर्ची बनवानी पड़ेगी। इमेजिन आई हैव टू ट्रैवल टू गेट माय सर्टिफिकेट व्हिच इज ऑन पेपर, ट्रैवल बाय अ फ्लाइट एंड गेट माय अनदर इफ आई लॉस द टिकट इन कंट्री लाइक इंडिया, बट वी हैव मेड डिफरेंस। कोई भी कहीं पे भी हो, हमेशा के लिए परमानेंटली आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये एम्पावरमेंट है, और ये एम्पावरमेंट अवर प्राइम मिनिस्टर से लेकर के, बड़े एंटरप्रेन्योर से लेकर के, और गांव के फार्मर तक और गरीब तक, सबके लिए सेम है, किसी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिविटी इन द मेन लीग, एंड दिस इज वन एग्जांपल व्हिच वी मस्ट चेरिश, एंजॉय एंड बी वेरी प्राउड ऑफ, जो हमारी सरकार ने हमारे को, हर जने को एक लेवल पर लाके दिया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है, जिसको हम
वैक्सीन में काम आया, ये हर चीज में काम आ सकता है। जी, जाहिर सी बात है। और बैंकिंग सेक्टर आज जिस तरह से आम आदमी से जुड़ा है, जिस तरह सरकार की योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा की बात कही गई या किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर कितना जरूरी है आम आदमी के लिए, ये कोरोना संक्रमण काल में भी हमने देखा और आम जीवन में भी देखने को मिलता है। लेकिन दीपशिखा जी, डिजिटल बैंकिंग से वित्तीय बोझ क्या कम होगा? मैं सरकारी खजाने की बात भी कर रहा हूं और बैंकिंग सेक्टर पे जो बोझ पड़ता है उसको भी जानना आपसे चाहता हूं मैं, कितना असर पड़ेगा उसका? देखिए, सरकार के लिए जितना डिजिटाइजेशन बढ़ा है, हमने देखा है कि सरकार जो पैसा भेजती है लोगों को, जो सपोर्ट स्कीम्स के द्वारा सपोर्ट करती है, उसमें कितना एफिशिएंसी आया। आपने खुद कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के खातों तक सीधा पैसा जा रहा है, उससे जो एफिशिएंसी आ रही है उससे बचाव किया जा रहा है। दूसरा चीज, जो बैंकों के जरिए बैंकों का क्रेडिट बिजनेस जो है वो इस डिजिटल बैंकिंग के द्वारा उसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी भी एक तबका है, अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके पास अभी भी बैंकिंग की सुविधा पहुंची है उन तक, लेकिन फिर भी वो जो नॉन बैंकिंग वाले एंटिटीज हैं उनसे उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं जी। तो ये जो है बैंकों के भी व्यवसाय में वृद्धि करेगा, क्योंकि बैंकों के भी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो हर आदमी तक पहुंचने का ये एक जरिया बनेगा। ये एक तरह से न्यू एज बैंक्स होंगे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे और बैंक के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, जो अभी हर किसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र तक वो हर प्रोडक्ट वो पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट के जरिए वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो जो वहां पर व्यक्ति रह रहा है उस तक वो सब उसको उपलब्ध रहेंगे। तो बैंकों के भी व्यवसाय की दृष्टि से ये बहुत उनके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि और दूसरा चीज है, जो फिजिकल ब्रांचेस हैं उनमें जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत पड़ती है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने में उतना निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे स्तर पर बैंक्स जो हैं अपने व्यवसाय को, अपने रीच को उतने और ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं जी। तो ये दोनों तरफ से, सरकार के लिए भी और बैंकों के लिए भी, दोनों के लिए एक एफिशिएंसी लाने का एक जरिया भी है। जी बिल्कुल। अगर बात कही जाए डिजिटल बैंकिंग के जरिए किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, उसमें करेंसी छापने में जो खर्च आता है देश का वो पैसा बचता है। करेंसी के लिए पेपर और इंक विदेशों से मंगानी पड़ती है। डिजिटल इकोनॉमी के जरिए इससे भी बचा जा सकता है। ये एक अलग तरह का आत्मनिर्भर भारत में भारत की बैंकिंग सेक्टर को हमारे जो क्षेत्र हैं, अलग अलग व्यवसाय के जो क्षेत्र हैं उसमें स्थापित किया जा सकता है। अशोक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर डिजिटल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, लेन देन नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ा है। लोग अब तरह तरह से व्यवसाय कर रहे हैं, घर बैठे हर चीज़ का भुगतान हो जाता है। इस बदलाव को आप भविष्य के संदर्भ में कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि डिजिटल बैंकिंग अभी भी इन्फेंसी में है इंडिया में, और जैसे जैसे समय निकलेगा ये डिजिटल बैंकिंग ज़्यादा पॉपुलर होते जाएगा, क्योंकि इस डिजिटल बैंकिंग के द्वारा, जैसे आपने कहा, आप घर बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं। आप बिल का पेमेंट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ नया खाता भी खोल सकते हैं। तो इस जो पहले कि आपको बैंक ब्रांच में जाके काम करना था, पहले चेक्स इशू होते थे पेमेंट वगैरह के लिए, अब वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग ऐसा चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि टोटली वो फाइनेंशियल सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर देगा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से एक क्रांतिकारी कदम है, जो व्यवस्था में बदलाव की दृष्टि से और आम आदमी को सुविधा देने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए।
तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।